सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफ़र इश्क का भाग 14। किरण अब खाने की तैयारी में लगी थी तो दादाजी मनोहर दास की बातें अब चिंता का रूप ले ली थी। मनोहर दास अपने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, चाचा जी इतनी आस मत दीजिए कि टूटने पर संभल भी न पाएं। ये सपना कभी सच नहीं हो सकता। उनके जुड़े हाथ पर अपना हाथ रखते हुए वे कहते उठे, सपना नहीं सच है मनोहर। किरण उस घर की बहू है, कौन झुठलाएगा उसे। खुद श्याम। मनोहर, श्याम आज इसे भगवान भी नहीं झुठला सकते। बकायदा अरुण और किरण का पूरे संस्कार के साथ विवाह हुआ था। क्या कोई धर्म और रीति को भी झुठला देगा? शायद आप नहीं जानते चाचा जी, अब से 10 साल पहले मैं खोज कर श्याम से मिला था और तब की उस क्षणिक मुलाकात ने मुझे मेरी स्थिति का अच्छे से एहसास करा दिया। बस तब से लेकर आज तक ये बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया किरण को। जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा है। एक गहरा उच्छ्वास छोड़ते हुए वे अन्यत्र देखने लगते हैं। बताया तो अरुण को भी नहीं गया मनोहर। असल में मैं तो आज तक यही समझता रहा कि उस बाढ़ में तुम सब खो गए, पर देखो विधाता को मिलाना था तो उससे मिला दिया। अब देखना ये रिश्ता भी ज़रूर अपना मुकाम पाएगा। और फिर ये शादी तो अरुण की माँ कावेरी की आखिरी इच्छा थी, उससे कैसे इनकार करेगा श्याम। दादाजी अपनी बात कहते जा रहे थे, वहीं मनोहर दास के चेहरे पे छाया संतोष अभी भी यूं ही बरकरार बना हुआ था। भूमि अपनी संस्था महिला व बाल कल्याण में इस वक्त मौजूद थी और अपने सामने खड़े संस्था के मैनेजर को सख्त नज़रों से देखती हुई एक फाइल उसकी नज़रों के सामने तेजी से पटकती हुई बोलती है, कल्याण जी, आपके काम को देखते हुए कभी कभी यकीन नहीं होता कि आप वाकई इस संस्था के मैनेजर हैं। इतनी लचरता वो भी कल्याणकारी संस्था में, हद हो गई। मैडम जी वो बात ऐसी है कि मैनेजर की बात बीच में ही अनसुनी कर दी। वह तेजी से उस पर गरजी, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। आपको कुछ समझ आता है? ये कोई व्यावसायिक दफ्तर नहीं है बल्कि कल्याणकारी संस्था है। क्या मुझे ये बात भी आपको बार बार बतानी होगी? पिछली बार भी मैं आपको बोल चुकी थी कि सारे ब्यौरा आप तैयार रखें ताकि समय में हम अपना मसौदा सरकारी अनुदान के लिए भेज सकें, पर आपने अपना काम पूरा ही नहीं किया। अब सर्दियाँ भी आने वाली हैं, बच्चों को सामान भी मुहैया कराना है, तो ये सब कैसे होगा? आप बताएंगे कि आपने ब्यौरा तैयार होने का वे बच्चे इंतज़ार करेंगे या सर्दियाँ? क्या इतनी बड़ी संस्था में आपकी लचरता से ढह जाने दूँ? वे तेज गर्जन के साथ अपनी बात खत्म करती अब दफ्तर की ओर देखती है, जहाँ से संस्था का अन्य कर्मचारी प्रवेश करता हुआ एक फाइल भूमि की ओर बढ़ाता हुआ कहता है, ये लीजिए मैडम जी, मैंने महिला कल्याण संस्था का मसौदा तैयार कर लिया है। आगंतुक के हाथ से फाइल लेती वे तेजी से उसके पन्ने पलटती हुई अब उसे कल्याण जी की नज़रों के सामने लाती हुई कहती है, ये देख रहे हैं आप? अब आप बताएं, एक विभाग का काम हो जाने पर भी मैं इसे सरकारी अनुदान के लिए सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री तक नहीं भेज सकती, क्योंकि आपको छुट्टी लेने से फुर्सत ही नहीं, फिर काम जाए भाड़ में। तो आप बताएंगे कि आप किस बात के संस्था के मैनेजर बने बैठे हैं और हर बार मैं आपके बहाने क्यों सुनती रहूं? मैं बुरी तरह से बिगड़ रही थी, जबकि आगंतुक सर झुकाए कल्याण जी का रुआसा चेहरा देखता अपने भावों को भीतर से मुस्कुरा रहा था। दादाजी खाना खाने के बाद सौंफ लेते हुए अपने बगल में नीचे मचिया में बैठी किरण के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, इतना अच्छा खाना खिलाकर तो मेरी आदत खराब कर दोगी। वहाँ तो दाल बाफला का नाम ही भूल बैठा था। वो खान सामा जब देखो हर खाने में मुट्ठी भर चीनी डाल के सारे खाने का कबाड़ कर देता है। इस पर सभी मुस्करा पड़ते हैं। ये तो है, अपने गांव का स्वाद अपना ही होता है। मनोहर दास भी हंसते हुए अपनी बात कहते हैं, जब आएगी ना विदा होकर तब बस यही खिलाती रहना मुझे। दाल बाफला खाकर आज माँ के हाथ के खाने की याद हो आई। अपनों के हाथ के बने खाने में अपनों का प्यार जो मिला होता है, वो जो घर जानता ही नहीं। कहते हुए दादाजी स्वर कुछ उदास हो आया। तभी सारंगी आती हुई कह रही थी, अभी आपने वो बेसन लड्डू तो चखे ही नहीं, दीदी तो इसमें एक्सपर्ट हैं। सारंगी तिरछी नज़र से किरण पर डालती हुई अब ट्रे सबकी ओर करती है,
अरे सारंगी, ये लड्डू नहीं, मैंने बाबूजी के लिए गुड़ के बनाए थे, वो लाने थे ना। ये तो चीनी वाले हैं। किरण अब खुद उठकर अंदर जाती हुई बोलती है। इस पर मनोहर दास मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे शुगर क्या हुआ, मेरी चीनी ही छीन ली इसने। पर मीठा तो नहीं छीना ना बाबूजी। वहीं रसोई से किरण की आवाज़ आई तो सभी एक साथ मुस्कुरा पड़े। अरे राजवीर, तुम? अरुण कहाँ है? क्या बाहर खड़ा है क्या? दादाजी अचानक सामने खड़े राजवीर को देखते पूछते हुए उसके पीछे देखने लगते हैं। जी दरअसल छोटे माली को थोड़ी चोट लग गई। राजवीर पूरा वाक्य भी नहीं कह पाया था कि वहाँ सनसनी सी फैल गई। क्या हुआ अरुण को? दादाजी घबरा कर कांपते हुए एकदम से खड़े हो गए तो रसोई में अपनी धड़कन समेटती किरण सन्न रह गई। उसे लगा जैसे पल भर को दिल धड़कना ही भूल गया हो। ये तो पता नहीं, बस मुझे यहाँ का पता बताया तो मैं यहाँ चला आया। घर आया होगा तो ज़्यादा चोट नहीं आई होगी। अच्छा चलो जल्दी चलो। दादाजी किसी तरह से अपनी घबराहट समेटते हुए कहते हैं। चलिए मैं भी चलता हूँ चाचा जी। दादाजी के साथ अब मनोहर दास भी घबराए से तुरंत ही बाहर निकल गए, जबकि सहमी सी किरण रसोई की ओर लिए नम आंखों के साथ खड़ी रह गई। कुछ ही देर में दादाजी मनोहर दास के साथ दीवांस मेंशन पहुंच गए। बहुत लंबे बाहरी हिस्से को पार करते अब कार पोर्च पर रुकी थी। दादाजी को उतरने में मदद करते मनोहर दास भी उतर जाते हैं। अभी वे अंदर जाने को कदम बढ़ा ही रहे थे कि अंदर से बाहर आता हुआ आकाश उन्हें दिखा, जिसे देखते वे बड़ी आशापूर्ण नज़र से देखने लगे। पर उसने उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया और किसी से फ़ोन पर बात करते हुए अपने पीछे चल रहे दीपांकर पर एकदम से बरस पड़ा। इडियट, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता चली? उस तो कौड़ी के आदमी की इतनी हिम्मत कि उसने अरुण पर वार किया। उसे पता नहीं क्या कि हम जब चाहे उस मामूली कीड़े को कुचल सकते हैं। अब की उसकी नज़र एक साथ दादाजी और उनके साथ खड़े मनोहर दास पर पड़ी। नज़र मिलते ही दादाजी तुरंत मनोहर दास की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, आकाश बेटा, ये तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं, सुवली गांव में मास्टर हैं। ये सुनते आकाश उन्हें बड़ी हेय दृष्टि से देखता हुआ दीपांकर को आवाज़ देता हुआ कहता है, इन छोटे लोगों को उनकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है, लेट्स गो। कहता हुआ आकाश इशारा करता है और एक अन्य कार ठीक उसके सामने पार्क हो जाती है, जिसका दरवाज़ा जल्दी से दीपांकर खोलता हुआ आकाश के बैठते वह खुद भी उस कार की आगे की सीट पर बैठ जाता है। आकाश की कार के निकलते उसके पीछे दो और कारें उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे हो लेती हैं। मनोहर दास सब मौन देखते रहे। दादाजी उस पल कितने शर्मिंदा हुए उसे व्यक्त भी न कर सके। फिर किसी तरह से संभलते हुए मनोहर दास की ओर देखते हुए कहने लगे, लगता है जल्दी होगी जाने में, तुम आओ मनोहर। दादाजी के आगे चलने के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं पर मनोहर दास वहीं खड़े रह जाते हैं। ये देख वे पलटते हुए उनकी ओर देखते हैं तो वे हाथ जोड़ते हुए कह रहे थे, मुझे इजाज़त दीजिए चाचा जी, शायद मैं बहुत गलत समय आ गया। बस अरुण ठीक है, खबर कर दीजिएगा, नहीं तो मन उसी पे लगा रहेगा। इसके आगे दादाजी कुछ न कह सके, बस अपनी आखिरी विनती में मनोहर को छोड़ आने को कहते हैं। मनोहर दास के जाते वे भी थके कदमों से मेंशन के अंदर चल देते हैं और साथ में आया बड़ी, जो बहुत देर से किनारे चुपचाप खड़ा था, जैसे सारी संवेदना समझ रहा था। उनके जाते वे भी खामोशी से अपने हाउस की ओर चल देता है। यहाँ बेबसी मुफलसी का आलम हर कोने में छितरा पड़ा था। घनश्याम नगर के अनेकों मजदूरों के घर में से ये एक घर था जहाँ तब से आँख खोले कुबेर पड़ा था। बगल में बच्चे एक थाली भात पर एक साथ बैठे खा रहे थे। वही उसकी पत्नी देहरी पर बैठी अपनी कमीज का फटा हिस्सा सुई से सिल रही थी। लेटा हुआ कुबेर सब देखता मन ही मन बेचैनी से भरा जा रहा था। जब फैक्ट्री के सारे मजदूर काम पर थे, बस एक वही घर पर बिना काम के पड़ा था। उस वक्त उसके मन की हालत जल में रहती प्यासी मछली की छटपटाहट जैसी थी। जब बहुत देर अपने मन की छटपटाहट नहीं संभाल पाया तो चुपचाप बाहर निकल गया। भरी दोपहरी में वे यूँ घर से निकला मानो अपना जनाजा लेकर निकला हो। अभी वे अपने घर से निकलकर बाहर ही आया था कि उसने कुछ हलचल सी महसूस की। वे नज़र उठाकर देखता है तो कुछ दूर लोगों की भीड़ लगी थी। पुलिस की जीप भी वहीं खड़ी थी। कुबेर के कदम वहीं रुक गए।
तभी उसे देखकर मंगरू उसको आवाज़ देता उसके समीप आता है। ए कुबेर। मैं जानता था पुलिस तो आएगी ही, पर पूरा सुकून नहीं मिला। काश उसके शरीर से कतरा कतरा खून बहा पाता जिसमें बेबस मजदूरों की मेहनत का पसीना मिला है। कहते कहते कुबेर की आंखें झलझले की बात ही दहक उठी। अरे कुबेर, क्या कर रहे हो? क्या बोले जा रहे हो? क्या होगा? वही जो हमेशा होता आया है। अमीर के पैरों तले गरीब हमेशा कुचला जाता है। पुलिस आएगी, मुझे गिरफ्तार करेगी, मेरे हाथ पैर तोड़ेगी और अंत में अमीर के चेहरे पे जहरीली विजयी मुस्कान होगी। फिर सब जैसा सामान्य हो जाएगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे कुबेर, अब की मंगरू उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर झंझोड़ देता है। तुमने क्या किया है और पुलिस तुमको क्यों पकड़ेगी? क्यों? पुलिस मुझे गिरफ्तार करने नहीं आई है। अमीर का जरा सा खून बह जाए और वह चुप बैठा रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर गरीब मर भी जाए तो उसकी लाश तक को आसानी से कफन नसीब नहीं होता। बेहद हिकारत से वह अपनी बात कहता है। लेकिन पुलिस तो इसलिए आई है कि गिरधारी ने परिवार सहित आत्महत्या कर ली है। क्या? उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बेचारा क्या करता? भूख की तड़प कब तक सहता? उंगलियां कट जाने से पिछले 6 महीने से अपने लायक काम की आस में बैठा था। आखिर हार कर पत्नी और बच्चों को जहर खिलाकर खुद भी जहर खा लिया। लेकिन अपने पीछे अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ गया। अपनी जननी को शायद जहर खिलाने की हिम्मत न जुटा सका। बेहद दर्द के साथ वह अपनी बात खत्म करता है। एक और गरीब की मौत, उन कुत्तों के नाम। दांत पीसते हुए कुबेर ने कहा। मंगरू कुबेर को गौर से देखने लगा। वह भारी कदमों से उस भीड़ की तरफ बढ़ रहा था। पुलिस भीड़ हटा रही थी। सभी की नज़रें कभी लाशों पर थी तो कभी गिरधारी की बूढ़ी बेबस माँ की तरफ चली जाती, जो छाती पीटती हुई चीखे जा रही थी। उसकी हालत देख भीड़ की आंख भी नम हो आई। वह बार बार रोती बिलखती कही जा रही थी, मुझे क्यों जिंदा छोड़ गया? मुझे भी क्यों नहीं जहर खिला गया? भागा। कुबेर ज़्यादा देर तक ये हृदय विदारक दृश्य नहीं देख सका। क्रोध से जलता हुआ उसने अपने जबड़े कस लिए। पुलिस अपनी खाना पूर्ति करके चली गई। उनके पीछे वे वृद्ध अभी भी रोए जा रही थी। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी थी। नम आंखों के साथ सभी ने अपनी अपनी राह ली। कुबेर भी वापसी को पलटता है। तभी उसकी नज़र अरुण पर पड़ी, जो पैदल ही उस तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उसे देखते ही कुबेर का चेहरा एक बार फिर क्रोध की अग्नि से दहकने लगता है। उसने तेजी से अपनी मुट्ठियां भींच ली। अरुण खामोशी से आगे बढ़ता चला आ रहा था। आज प्रवेश करते उसे बाहर से यहाँ का बदला हुआ नज़ारा दिखा। जिस बेकसी को उससे छिपाया गया था वे आज हर चेहरे पे छाई हुई थी। एक तरह से सभी उसे हिकारत भरी नज़र से देख रहे थे। इस समय अरुण का वहाँ होना उन्हें अपने घाव पर चोट जैसा लग रहा था। क्यों हमारी बेबसी का मज़ा लेने आए हो? लाशों को देखकर जी नहीं भरा जो जीते इंसानों का खून पीने आ गई? भूल, कितनी प्यास है तुझ में। गुस्से में उफनता हुआ कुबेर अपना आपा खो देता है और लपक कर उनका गिरेबान पकड़ लेता है, पर उन बिना किसी विरोध के खामोशी से खड़ा रहा। कैसा खून भरा है। कुबेर। पीछे से आई तेज आवाज़ सुनते कुबेर के शब्द अधूरे रह गए। वे झटके से अरुण का कॉलर छोड़कर लंबी लंबी सांसें भरता हुआ उससे अलग खड़ा हो गया। क्रोध में तुम अपना आपा खो बैठे हो। ये शब्द पीछे से आते सबसे पुराने वर्कर दीनानाथ के थे। सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। वे कुबेर को कस कर घूरते हैं। पागल हो गए हो क्या? ये मालिक हैं हमारे। अपने मालिक पे हाथ उठाया तुमने। ये हमारे अन्नदाता हैं और उन्हीं के गिरेबान तक पहुँचे तुम्हारे हाथ। कहते कहते वे अरुण की ओर मुड़ता हाथ जोड़े उसे बाहर जाने को कहता है। छोटे मालिक, ये बावरा हो गया है, इसकी ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ। नहीं जानता ये क्या कर रहा है। आप अभी यहाँ से चले जाइए। अरुण दीनानाथ के जुड़े हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, आप मुझसे बड़े हैं, यूँ मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करिए। और कुबेर, कहता हुआ वह कुबेर की ओर देखता हुआ कहता है, मेरा खून बहाकर अगर तुम्हारे मन को शांति मिलती है तो बहा दो। मैं उफ़ नहीं करूँगा, पर इससे तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। मुझे बताओ तो आखिर हुआ क्या है? उसे नाटक कहीं और जाकर कर। एक तरफ हमारे हाथ काटते हो तो दूसरी ओर मरहम लगाने का ढोंग करते फिरते हो। कुबेर अपनी जगह खड़ा खड़ा चीखा।
अरुण सनम भाव से खड़ा उसे देखता रह गया। तब तक मिराज अली भी भागता हुआ आता है। उसे अरुण के आने की जैसी खबर मिली वह घबराया हुआ वहां आ पहुंचा और आते ही अपने आदमियों को इशारा करता कुबेर को पीछे करने का इशारा करता अरुण की ओर बढ़ जाता है। मालिक कभी आप जाइए, ये तो कुछ भी बकता रहेगा। आकाश सर यहाँ आ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप अभी चले जाइए मालिक। पर मैं इसके गुस्से की वजह जानना चाहता हूँ। अरुण वहाँ से हिलने को तैयार ना हुआ। इधर कुछ लोग कुबेर को पीछे ढकेल रहे थे तो कुछ अरुण के आगे खड़े उसे वापस जाने का अनुरोध कर रहे थे। हार मानते अरुण को अपने कदम पीछे लेने पड़े। पर एक बार फिर कुबेर की बिखरी हालत पर नजर डालता है, जो उसे नजर मिलते फिर चीखता है, एक कागज का टुकड़ा हमारी किस्मत नहीं लिख सकता, जान लो। मेरा ज़्यादा बात को फैलने से पहले ही अरुण को वहाँ से बाहर की ओर ले जाता है, जिस पर संशय में पड़ा अरुण मिराज से पूछता है, कुबेर किस कागज़ की बात कर रहा है? ये सुनते मिराज का चेहरा सन्न रह गया। वह अच्छे से आकाश का गुस्सा जानता था और दीपांकर द्वारा उसे पहले से ही निर्देशित किया जा चुका था कि अरुण को यहाँ किसी भी हालत में न आने दिया जाए। वे बस खामोशी से उसे वहाँ से बाहर करता हाथ जोड़े वापस जाने को कहता है। इसे अरुण के पास कोई चारा नहीं बचता और वह हताश था अपनी कार की ओर बढ़ जाता है। इस कहानी को सुनने के लिए जुड़े रहें। बेइंतहा सफ़र इश्क। कहानी पसंद आने पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल ना भूलें।